ही मज़ेदार टॉपिक जो है मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म से। मैं देख पा रहा हूँ कि क्लास में एक दो न्यू स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे कह देता हूँ। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें दुनिया ने हमें ये बताया कि K4 है और ये FeCN6 है बच्चा, है ना। ऐसा बोला गया कि ये जो K4 है इसका नाम है काउंटर आयन, ये जो मेटल है बीच में इसका नाम है सेंट्रल मेटल, इनको बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स, और ये जो है इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। जैसे मान ले अभी मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अपने आप को सेंट्रल एटम मान के तुम सभी को लिगेंड मान लूँ, तो इस समय मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। मान लो 30 बच्चे बैठे हुए, तो कितना हो जाएगा बेटा, 30 इज़ माई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही सेंट्रल मेटल के अराउंड डायरेक्टली कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, यही क्या होता है उसका, ये जो टर्म है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसका नाम क्या होता है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम होता है इसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस टर्म का नाम यहाँ पर देखा जाता है। बहुत ध्यान से ईमानदारी से चीज़ों को सुनने समझने सीखने की कोशिश करिए। मैं एक सुंदर सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। दिक्कत क्या है इस टॉपिक की, कि टॉपिक तो बहुत अच्छा है लेकिन इसको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टाइप का जो है दिखाई देता है। चलिए बहुत ध्यान से सुनिए भाई सभी बच्चे। आपके पास मेडिकल है या नॉन मेड है ना, ठीक है। इधर सुनो भाई सभी, इधर सुनेंगे सभी बच्चे, इधर सुन ले। पेन पेपर चलाना बंद करें, ध्यान से सर की बातों को सुने। जैसा कि नाम बता रहा आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। मर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसी दो या दो से अधिक स्पीसीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा, सेम हो, तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म के अंदर, आइसोमेरिज्म के अंदर मुझे क्या बात पता होनी चाहिए, आइसो का मतलब क्या है यहाँ पर, सेम, और मेरिज्म का मतलब क्या है बेटा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसा किताबी ज्ञान कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जबकि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो बेटा जी, डिफरेंट हो। अब ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है क्या चीज़, उस पर हम लोग विचार करेंगे। कुल मिला के बात ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इन शॉर्ट, ठीक है ना। सर इस फिनोमिना का नाम क्या हुआ, दैट फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जब भी इज्म लगता है ISM, तो मतलब समझ जाइए कि ये फिनोमिना की बात हो रही है, राइट। इधर देखेंगे सभी, तो आइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ऑल दो यही डेफिनेशन हम लोग किसके लिए दे देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए दे देते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेरी बातों को सुनने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर लिखता हूँ CH3CH2OH, तुम तो इसको जानते ही होंगे, कुछ बच्चे तो शायद पहचानते भी होंगे। इसका नाम है अल्कोहल, ठीक है, दैट इज प्योर इथेनॉल। अब फिलहाल के लिए इथेनॉल है, और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो इसका नाम ईथर है, ये भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है। इन दोनों कंपाउंड्स को अगर मैं देखता हूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, दैट इज C2H6O। जबकि नीचे जाता हूं तब भी C2H6 एंड O। अभी लिखेगा नहीं कोई बच्चा, बहुत ध्यान से पहले बोर्ड पर सीखने की कोशिश करेगा। आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन होती है बताना जरा। सर ये ऑब्जर्वेशन होती है, ये तो दारू है और ये क्या है जी, ये एक प्लीजेंट स्मेल मान लो, ईथर मान लो कि आप पार्टी में कहीं जा रहे हो और आपका परफ्यूम ख़त्म हो जाए, या कोबरा समझ लो सेंट ख़त्म हो जाए, और कोई तुमसे पूछे कि सेंट ख़त्म हो गया तो क्या लगा ले, तुमने बोला लो अल्कोहल लगा लेते हैं। अल्कोहल छिड़क के चले जाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। नहीं, ये बात समझ में, वो ईथर या ईस्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग उससे। अगर ये बात समझ में, इसका मतलब जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, तुम सोचो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लाओ नहा लेते हैं इसी से, नॉट पॉसिबल ना। इसका मतलब ये हो गया ऐसी दो स्पीसीज जिनका फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन जो बॉन्ड की कनेक्टिविटी है या इनका स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए बेटा जी, डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, कभी भी नहीं फंसोगे आइसोमेरिज्म में, कभी भी नहीं। बस सर की एक छोटी सी बात को सुन लो, मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन बेटा। मान ले बीच में कोई एटम है ना, ये एक मेरा बॉन्ड है या एटम है, और ये भी एक बॉन्ड है। अगर मैं इस बीच वाले एटम से उसको ऐसे जोड़ूं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसको ऐसे जोड़ूं,
तो भी क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। लेकिन दोनों केसेस में जो बॉन्ड की कनेक्टिविटी है दैट विल बी डिफरेंट। तो आइसोमर की पहली पहचान यही है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो सकता है, लेकिन इनकी जो बॉन्ड की, एटम की जो अरेंजमेंट है दैट मस्ट बी डिफरेंट। ऐसे आइसोमर को मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलता हूं। देखो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। नहीं आई बात समझ में? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। हम जहां रहते हैं वहां एक बाटा चौक पड़ता है, याद है? बाटा सुना है? बाटा यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं? बाटा दिखाई दे रहा है? नहीं, बाटा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे याद करके चलो, एक बल्लभगढ़ है, पता है आप लोगों को, है ना, तहसील है, और जो है उसकी डिस्ट्रिक्ट अपनी फरीदाबाद है। आपको पता फरीदाबाद के पास एक डीएम है और वो बाटा के आसपास कहीं रहता है, ऐसे मानकर चलो। तो याद करने का तरीका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम को याद करने का तरीका, बल्लभगढ़ का जो डीसी है, डीसी डीएम, ये कहाँ रहता है बेटा? बाटा पे। याद हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दुनिया का रोटेगा। ये तो आइसोमर की पहली कंडीशन है। ये तो आइसोमर की क्या है बेटा जी? पहली कंडीशन है। जब ये आइसोमर की पहली कंडीशन है तो इसको याद करने का तरीका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। याद हो गया? सर चेक करके बताओ, तुम्हारा नाम कार्बन है, तुम ऑक्सीजन से जुड़े हुए हो, ये फर्दर क्या है बेटा? कार्बन। तो बॉन्ड क्या बना है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जबकि यहां देखो, कार्बन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज फर्दर बॉन्डेड विद कार्बन। इट मीन्स देयर इज नो डाउट कि यहां पर बॉन्ड की अरेंजमेंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू अबव, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। क्या आइसोमर का बेसिक समझ में आया? आइसोमर या आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम बट द बॉन्ड कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। अगर बॉन्ड की कनेक्टिविटी अलग होगी तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर मान लेते हैं। याद रखना, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है। आपने वो पिक्चर देखी है मिर्जापुर? मिर्जापुर ही थी ना वो, मुन्ना भैया वाला जो करेक्टर होता है, उसके अपोज में एक आदमी खड़ा हो जाता है इलेक्शन के लिए, तो उसको पीटता हुआ वो क्लास में ले आता है और फिर थप्पड़ मारते बोलता है आईएएस वाईएएस बनो। सुना है? ऐसी गाँवों में आईएएस नहीं बोलेगा कोई भी, क्या बोलेंगे? आईएएस बन जाओ यार, आईएएस बनो तो माने, आई और एस लगा देते हैं। ठीक है, अब सुनो, बात आ गई है गांव में स्टीरियो और स्टीरियो, है ना, स्टीरियो टाइप नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आजकल तो तुमने सुना होगा वो कौन सा अभी हम लोग बात कर रहे थे जो 2.1 अभी जो लड़का जीता है, हाँ MC², क्या गजब, समझ रहे हो? स्टीरियो। अब ध्यान से सुनो, फरीदाबाद का ही है वो, मैंने सुना है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हमारे अगर कोई अब तो जब तक ये वीडियो बाहर जाएगी, जब वो जीत चुका है अभी है, जीत गया, जीतने वाला है या जीत चुका? चलो, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर सुन लो, स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। आईएस देखो, बल्लभगढ़ का डीसी कहाँ बैठता है बेटा, और कौन है वो? बोलो सीख पाए या नहीं सीख पाए? तो जब भी 3 डायमेंशनल यानी कि 3D की बात करेंगे तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? स्टीरियो को। और 2D के लिए किसको करते हैं? स्ट्रक्चरल को। आज का टास्क क्या होगा बताना? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में किताबी ज्ञान में 4 आते हैं और भैया जो जरूरत है वो इन सब की है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने बोला आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरेंजमेंट इज डिफरेंट। 2 टाइप, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का पहचान, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब इसके ये 7 टाइप है और इसके कितने टाइप है बेटा? मेजरली 2, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हम लोग इन 7 टाइप्स को पहले डिस्कस करेंगे, यही आज की क्लास का हमारा टास्क होगा। मान लो कोई तुमसे पूछे स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन बताना, बताओ, चलो अपने अंदाज में बताओ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। और एग्जांपल आप यही दे रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है, CH3OCH3 एंड CH3CH2OH।
ये कैसा एग्जाम्पल है सर? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही एग्जाम्पल है। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? युविका बता जरा, क्या ये पिक्चर क्लियर है? आयुष, युविका बताइए जरा, क्या ये बातें क्लास के सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग मूव करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत ध्यान से आगे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। इधर देखेंगे सभी। नेक्स्ट देखिए भाई, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, इधर आओ सभी, इधर देखिए। देखो महा सिंपल सा आइसोमर है, एक ही बारी में आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ, फिर एक शीट करेंगे तो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन्स कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर। एक बात बताओ, ये कौन से आयन की बात हो रही है? सर ये काउंटर आयन की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स के अंदर तो आयन होते ही नहीं है, होते हैं या भाई? कॉम्प्लेक्स को ब्रेक ही नहीं कर सकते, जब ब्रेक नहीं कर सकते तो आयन्स भी नहीं होते। बहुत ध्यान से देखेंगे, चाहे लिख लेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ध्यान से सुनेंगे। पेपर में क्या आएगा, इनमें से कौन आयोनाइजेशन आइसोमर है? आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे पूछेगा कौन आयोनाइजेशन है, कौन हाइड्रेशन है, कौन कोऑर्डिनेशन है, इस टाइप से। तो आप लोग सीधी सीधी बात सुने सर की। कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, कॉम्प्लेक्स के काउंटर आयन को देखो। अगर काउंटर आयन डिफरेंट है तो ऐसे आइसोमर हमेशा क्या कहलाए जाएंगे? आयोनाइजेशन। जैसे चेक करें बेटा, इसमें काउंटर आयन कौन है? SO4। इसमें कौन है? Cl नेगेटिव। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये अगर पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो देखो, एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, 5 अमोनिया, Cl देखो एक, Cl देखो एक, SO4 एक, SO4 एक। क्या इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा? खुद ही बता दो, आएगा ना सेम? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा तो इसका मतलब डिफरेंट क्या है इसमें? काउंटर आयन। सर आप एक बात बताओ, सर ये भी एक कलर का होगा, मान लो वाइट कलर का है, दूसरा भी वाइट कलर का है, सर आप कैसे पता लगाओगे सर? या एक येलो कलर का, दूसरा येलो कलर का, आप कैसे पता लगाओगे कौन ये था कौन वो था? तो इसका एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या? आप इसको आयोनाइज कर लीजिए। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा प्यारे बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट तो ब्रेक ही नहीं होते। ब्रेक होता है कौन? ब्रेक होता है Cl-। बोलो हाँ या ना भाई? ये अंदर वाला तो क्या रहेगा बच्चा? सेम ही रहेगा ना? नहीं आई बात समझ में? कुछ तो बोलो। ये ब्रेक होगा ऐसे, और ये कैसे ब्रेक होगा? सर ये ब्रेक हो जाएगा SCO NH3 का 5, ये आ जाएगा Cl और ये आ जाएगा SO4। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा ब्रेक करके लिखना था तो मुझे कैसे लिखना चाहिए इसको? SO4 2-, SO4 2-। यहाँ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ +2 लगा देता हूँ। इधर आओ भाई सभी बच्चे, इधर देखना प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो आप एक काम करो, इस Cl के लिए इसमें डाल दो AgNO3। ऐसा करने से AgCl की क्या बन जाएगी बेटा जी? PPT, जो कि वाइट PPT होती है, हमें पता लग जाएगा। जबकि ये प्रोग्राम आप इसमें करोगे AgCl AgNO3, कुछ नहीं बनेगा। पता लग रहा है? डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? इसको करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? BaCl2। जब आप इसमें BaCl2 डालोगे तब जाके कहीं BaSO4 बनेगा, जो कि बेसिकली वाइट कलर का होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अंतर समझ में आ गया? कोई तुमसे पूछे हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश आयोनाइजेशन आइसोमर, तो आप क्या बोलोगे? सर एक में AgNO3 डालो, दूसरे में डाल के देखो, तो पहला दे देगा टेस्ट पॉजिटिव, दूसरा नहीं देगा। और उसमें अगर वाइट चाहिए PPT तो BaCl2 डाल के देख लो। क्या डेटा समझ में आया? बोलो भाई, क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखना, इसी के बेसिस पर कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है PtNH3 का फोर्स Br2 और बाहर लिख दिया Cl2, और बच्चा यहाँ पर लिख दिया Br2। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या ये दोनों काउंटर आयन तुम्हें अलग अलग नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो कोई पूछेगा ये दोनों आइसोमर कैसे, तो क्या आंसर देना चाहिए? आयोनाइजेशन आइसोमर। अगर थोड़ी देर रुक जाओगे, नहीं लिखोगे तो रेल नहीं है यार, सीख लो, बात मानो। तुम कोविड के बाद जो बच्चे आए ना, नई जनरेशन, जो है ना, नई जनरेशन कह देता हूँ तुम्हें, तो थोड़ा सा सब्र करो, लिख लेना आराम से। ये PDF आपके पास आ जाएगी, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सारी सुविधाएं तुम लोगों के पास, पर फिर भी तुम्हारे हाथ चलते रहते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारा पहला नियम होता था अच्छा दोस्त बनाना, जो लिखे, और बीच में टोकते भी रहते थे, लिख बेटा जल्दी लिख, छूट ना जाए। और खुद समझते थे, बी सेल्फिश, पढ़ाई के मामले में सेल्फिश हो जाओ।
क्योंकि एक बात याद रखना, जिस सीट के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो सेम सीट के लिए वो भी लड़ाई कर रहा है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही IIT बॉम्बे चली जाए, बहुत रेयर है, या मेरी दोस्त मेरे साथ ही एम्स जो है में जाएगी, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे जैसे अभी पढ़ते हैं, समझ रहे हो तुम दोनों? वही सर हमारी स्ट्रीम अलग है सर, दोस्त हो सकते हैं, तो दोनों ही खत्म मतलब चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है तुम जो है ना बायोलॉजी से बीटेक करोगे, जो तुम्हारी हालत बनती चली जा रही है। देखो इधर आ जाओ, सवाल ये था कि काउंटर आयन दिखाई दे रहे हैं, और काउंटर आयन अगर डिफरेंट हैं तो ऐसे आइसोमर कौन से आइसोमर होते हैं? आयोनाइजेशन। पेपर में बस इतना आएगा, इन चारों में से कौन आयोनाइजेशन आइसोमर है देखते ही बता देंगे। चलो अब किसी ने पूछा कि भैया ये बताओ अगर ये ब्रेक होगा तो कितने आइंस में ब्रेक होगा, तो बताइए जरा, एक तो ये हो जाएगा और दो ये हो जाएंगे, तो बेटा ये अकेला कितने आइंस में ब्रेक होगा जरा बताओ। किसी बच्चे को 3 दिखाई दे रहे हैं? ये सर नहीं दिखाई दिए, भैया ये कॉम्प्लेक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये जो Cl है ये 2 Cl में टूटेगा ना, तो एक आयन तो ये भी बनेगा, हाँ या ना, और 2 आयन ये बन गए, तो कितने हो गए? 3। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बोलो गेम समझ में आया? कोई पूछे जी कॉम्प्लेक्स आयन बता दो कौन कौन से होंगे, तो एक तो सर ये वाला हो जाएगा इसका, और एक इस वाले का क्या हो जाएगा बेटा? Pt, अमोनिया 4 Cl2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा? +2। बोलो गेम समझ में आया क्या? कोई पूछे कि अगर AgNO3 में डालेंगे तो कौन PPT देगा कौन नहीं देगा? सर AgCl बनेगा जो कि वाइट PPT होता है, लेकिन यहाँ डालोगे तो AgBr बनेगा जिसकी PPT कैसी? येलो, डट्टी वाइट भी बोल सकते हो, येलो PPT होती है। कैसी PPT होती है बेटा? येलो। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो, ये बात समझ में आई क्या? तो AgCl बनेगा और एक क्या बन जाएगा? AgBr। अब नोट की बात, काम की बात ये है, किसी ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई तेरे पास दोनों कंपाउंडर, मैंने बता दिया आयनिक आइसोमर है या आयोनाइजेशन आइसोमर है, दोनों का कलर सेम, उसे मिला मिलू के इधर उधर करके दे दिया और बोले कि भैया डिस्टिंग्विश करके दिखा। तो सीधा सा तरीका क्या क्या तरीका हो सकता है? सोचो। सर जो अभी बताया वही तरीका है। सबसे पहले देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक बड़ा फेमस तरीका जिसका नाम है कंडक्टिविटी। अगर काउंटर आयन Cl है और काउंटर आयन Br है तो दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। नहीं आई बात समझ में? तो कंडक्टिविटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड टू डिस्टिंग्विश द आयोनाइजेशन आइसोमर। क्लियर? तो देखिए सर ने क्या लिखा है, आयोनाइजेशन आइसोमर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंशिएटेड बाय द PPT मेथड, जो दुनिया में पढ़ा रहे हैं हम लोग, और देयर इज अनदर मेथड विच इज नोन एज कंडक्टिविटी मेथड। बोलो डाउट है क्या? क्या ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर है? लाइट की स्पीड से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना भाई नोट कर पा रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है? आओ इधर आ जाओ बस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सभी। एक आइसोमर और है अपने पास जिसका नाम है हाइड्रेटेड आइसोमर। क्या नाम है? नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा आइसोमर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होती रहे, इसी को सॉल्वेटेड, इसी को हाइड्रेटेड आइसोमर के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। एक ऐसा आइसोमर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होती रहे, और वाटर मॉलिक्यूल की ही पोजीशन क्यों देखते हैं इसमें? क्योंकि भैया पानी जो है ना वो लिगेंड की तरह भी काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी करता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी काम करता है। नहीं ये बात समझ में? पानी कैन एक्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज वेल एज द लिगेंड। तो इसलिए यहाँ पर एक नया ही आइसोमर बना दिया गया है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है भैया, इसके कितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकते हैं? ध्यान से सुनो, CO H2O6 सारे लिगेंड ले लिए और Cl बाहर कर दिया, बेसिक। अब इसकी रिस्पेक्ट में मैं देखो चेंज कर रहा हूँ, CO H2O के 5 ले लिए, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, अंदर से एक Cl अंदर कर दिया और ऐसे बना दिया इसको। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंदर पानी के मॉलिक्यूल 6 और अंदर पानी के मॉलिक्यूल 5, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अगला देखो, CO पानी 4, Cl2 Cl ट्वाइस ऑफ H2O। अब इन दोनों को कंपेयर करके देख ले, फिर से आप कहोगे सर हाइड्रेटेड आइसोमर है। कैसे? वाटर 5 वाटर 4, पहले वाटर 1 अब वाटर 2 बाहर,
तो देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? तो वाटर के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है काउंटर आयन से और लिगेंड से, तो आप समझ जाइएगा द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नोन एज हाइड्रेटेड फॉर्म। अब नीचे की बात नहीं बता रहा, काम की बात सुन लो बस। नीचे ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, वही पीपीटी मेथड जो मैंने आपको बताया, और कंडक्टिविटी मेथड, और बाय द डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये भी पता कर सकते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, हटा देगा। तो हम लोगों को कैलकुलेशन या रिजल्ट्स जो है डिफरेंट मिलने लगेंगे। अब सर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो जे एडवांस में आ जाए, मेंस में आ जाए, नीट में कहीं कोई पूछ ले कि किस मेथड से आयनाइजेशन आइसोमर या हाइड्रेटेड आइसोमर्स को अलग कर सकते हैं, वो 4 मेथड दे दें, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वो अपना दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइसोमर, दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमर। एक ही बारे में समझाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको एक ही बारी में समझाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। लिंकेज आइसोमर के लिए बस एक बात ध्यान रखनी है, वन एटलीस्ट, नॉट ऑलवेज, एटलीस्ट 1 एम्बाइडेंटेट। जिनसे मैं पढ़ा था बहुत अजीब तरीके से इसको वो जो है पढ़ाते थे, पर हम नहीं पढ़ाएंगे। एम्बाइडेंटेट, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। डेंटेट बोले तो डोनेशन की प्रॉपर्टी, बाई मोल बोले तो 2 साइट हो, लेकिन एक समय पे एक ही साइट से डोनेशन होगा। ऐसे लिगेंट जिनके पास 2 डोनर साइट हो, लेकिन दे कैन डोनेट ओनली 1 एट 1 टाइम, जैसे CN। एग्जाम्पल के तौर पर CN, प्यारे बच्चों, C और N, यहाँ पर कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है कि नहीं बना रखा, बताओ किसने बॉन्ड बना रखा है? कार्बन ने। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NC? क्या फील कर पाए सर? यहाँ पे कार्बन ने बॉन्ड बना रखा था मेटल के साथ, यहाँ कौन बनाने जा रहा है? जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। इट मीन्स CN has 2 donor site, the one is C, another is N, but it can donate only 1 at 1 time. You never ever seen like this CN और ऐसे बॉन्ड बीच में आ जाए ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसा नहीं कि दोनों साइड से कार्बन से जुड़ जाएगा, किसी मेटल से जुड़ जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो ऐसी स्पीसीज को एम्बाइडेंटेड बोलते हैं। और इवन आप लोग ये भी लिख सकते हो, जैसे NO2 है और मैं इसको ONO लिख दूं, फील कर पाए या नहीं कर पाए? कुछ तो बोलो। तो ये जो स्पीसीज है ये भी किसकी तरह काम कर रही है? ये भी यहाँ पर एम्बाइडेंटेट की तरह काम कर रही है, विच हैज 2 डोनर साइट बट डोनेट ओनली 1 एट 1 टाइम। यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ कौन बॉन्ड बनाने जा रहा है? ऑक्सीजन। अगर तुम 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई ऐसी स्पीसीज देख लो जो कि एम्बाइडेंटेट हो, ऐसे लिगेंट, ऐसे कंपोजिशन हमेशा लिंकेज आइसोमर ही होते हैं। अब इसकी तरफ, फोटो की तरफ देखो, मैंने बोला CONH3 का 5NO2 दिखाई दे रहा है यूवी का? आयुष, CONH3 5NO2, और यहाँ मैंने बोला CONH3 का 5ONO। अब क्या अंतर है सर? यहाँ नाइट्रोजन भाई ने बॉन्ड बनाया होगा, और यहाँ क्या अंतर है सर? यहाँ किसने बॉन्ड बनाया होगा? सर बना के दिखाओ एक बार। CO, ये हेक्साडेंटेट है, मतलब 6 लिगेंट है, तो ऐसे बनेगा। अब मैंने यहाँ पर एक बार तो ले लिया बेटा नाइट्रोजन, और जब दूसरा मैंने बनाया तो अब यहाँ कौन ले लिया मैंने? ONO। फील कर पाए सर? यहाँ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, और यहाँ किसने बॉन्ड बनाया है? ऑक्सीजन ने। इसके पास 2 डोनर साइट थी, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, तो एक ने नाइट्रोजन से डोनेट किया तो एक ने ऑक्सीजन से। अब बाकी तो आप लोग जानते हो कि सर यहाँ अमोनिया है, अमोनिया है, 5 अमोनिया, मतलब फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? इस तरीके से डेटा जो है क्लियर हो जाना चाहिए। वो तो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसे लिगेंड जहां एक भी एम्बाइडेंटेड लिगेंड मिल जाए, ऐसी स्पीसीज को मैं क्या बोलता हूं? लिंकेज आइसोमर। क्या नाम देता हूं मैं? लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर को, अच्छा एक बात बता दूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, इसका जो कलर होता है ना, वो या तो ऑरेंज या तो येलो, ऑरेंज होगा शायद, ऑरेंज कलर होता है इसका, ऑरेंज कलर होगा। और इसका जो कलर होता है ना, ये तो मुझे याद है, रेड होता है। चक्कर लेने के बाद इसको, ठीक है, रेड कलर होता है। यानी कि लिंकेज आइसोमर में ना एक छोटी सी कंडीशन है, दोनों की वेवलेंथ, यानी कि दोनों की एब्जॉर्प्शन, यानी कि दोनों का कलर डिफरेंट होगा। मतलब प्रैक्टिकलिटी अगर मैं बताऊं तो 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों का कलर डिफरेंट है, तो आई कैन से इट इज लिंकेज आइसोमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वो लिंकेज आइसोमर होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए सामने तो बता देंगे जी इसमें CN था, इसमें NC है।
इसमें NO2 है, इसमें ONO है, इसमें CSCN है, इसमें CSN है। इस तरीके से कंपोजिशन दिखाया जाता है। बोलो पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक का डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इसको? दे कैन बी डिफरेंट बाय द कलर और द लैम्बडा एब्जॉर्ब्ड, मतलब वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, और क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं यहाँ पर सेंट्रल मेटल, तो इसलिए बोलते हैं डी ट्रांजिशन। कलर फॉर्मेशन पढ़ा है ना डी एंड एफ ब्लॉक में, डी ट्रांजिशन। चलिए बहुत लाइट की स्पीड से इसको नोट करिए, अगर अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारे 3 आइसोमर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आइसोमर की तरफ मूव करते हैं। आओ भाई इधर देखो, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे सिंपल आइसोमर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन को देखने के लिए क्या करना चाहिए? जब बहुत सारे बॉक्स से बने हो ना और आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, टिक कर भाई, टिक कर भाई। अभी तक मैंने आपको आयनाइजेशन पढ़ाया तो 2 बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 में डिफ्रेंशिएट करते थे। फिर लिंकेज पढ़ा दिया या वो पढ़ा दिया हाइड्रेटेड, उसमें भी 2 बॉक्स। कोऑर्डिनेशन के अंदर 4 की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 4। मतलब यहाँ एक कैटाइनिक पार्ट होगा, एक एनाइनिक पार्ट होगा, उसकी कंपेरिजन में दूसरा कैटाइन होगा, और चौथी, मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से 4 बॉक्स की फॉर्मेशन होती है। चलो देख लो। आओ बच्चा इधर आओ, बहुत ध्यान से आराम से सुनिए। ऑब्जर्व्ड इन द कॉम्प्लेक्स विच हैव्स कैटाइन एज वेल एज द एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैटाइनिक पॉजिटिव चार्ज हो, एनाइनिक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो। तो आप देख रहे हो, इसको देखो भाई, इधर आओ। एक बात और बतानी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंस समझ रहे हो? डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंस है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर की चीज़ है ना वो डिफरेंट हो, लेकिन अगर ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूंगा दैट इज सेम। और एक काम की बात और दिखवा देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम नेवर एवर चेंज। ये चेंज ना होनी चाहिए भाई, अगर ये चेंज हो गई तो काम बिगड़ गया। मान लो जेई में पेपर आ जाए, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, बड़े बड़े 4 बॉक्स से बना के दे दें, तो हमारी बात, पहली बात को सुन लो। तुमने सुना ज़्यादा बॉक्स वही आंसर, तो वही टिक करके आ जाओगे, तो अपना भी फोड़ोगे सर और हमारा भी फोड़ोगे। फिर ये बोला सर क्या कर दिया ये? पूरी बात सुनो। आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिमाग में रखेंगे। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन दिमाग में नहीं है तो पिक्चर नहीं बनेगी। देखो जरा ध्यान से, तुम्हारा नाम कोबाल्ट है, तुम्हारा नाम क्रोमियम है, तुम 6 लिगेंड यहाँ हो, 6 लिगेंड यहाँ हो, तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज है, तुम्हारे ऊपर माइनस चार्ज है। हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को। इसको कंपेयर करना भाई इससे। कोबाल्ट है, अमोनिया के 5 है, NO2 का 1 है। क्रोमियम है, NO2 के 5 है, अमोनिया का 1 है। बहुत ध्यान से सुनो। सुनो ऊपर वाले में देखो कितने कोबाल्ट है? 1। यहाँ देखो कितने? 1। कितने NH3 है? 6। तो यहाँ देख 5 ये रहा और 6 वो रहा। यहाँ देख कितने NO2 है? 6। तो यहाँ देखो 1 ये रहा और 5 ये रहा। यानी कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा? एक कैटाइन एक एनाइन, एक कैटाइन एक एनाइन, मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल है। जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें। तो सर ने कुछ बताया था, याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आएगा, गधे हो ना। 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, याद आ रहा है? 2 ब्रैकेट बीच में माइनस। जो ऊपर वाला चार्ज है उसको यहाँ लिख दे पहले में, और जो लिगेंट का चार्ज है, क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंट है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंट है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 0। जरा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कोबाल्ट इज, बोलो गेम समझ में आ गया? जरा यहाँ देखें सर, 2 लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर माइनस, ऊपर आ गया -3, NO2 होता प्लस, NO2 प्लस, तो 6 तो मतलब +6। जरा टोटल बता दे मुझे। +3। नहीं ये बात समझ में? तो यहाँ भी +3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? +3। यहाँ आ जा, 2 ब्रैकेट, व्हाट इज ये 9 आ रहा है, ये वाली फॉर्मेशन गलत हो गई। NO2 पॉजिटिव, समझा नहीं? 6 तो नहीं आएगा है, कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। किसका? NO2 नहीं, NO2 माइनस। ओके, तो माइनस माइनस ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी। बात आएगी समझ में? नहीं आई तो मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, यहाँ भी सुन लो, यहाँ जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, सब सिखाना है मुझे एक्चुअली, है ना। जब मैं EN नंबर सिखाऊंगा तो सिखाना है सारी। यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा? 3rd, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3rd। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है
और आपको दिखाई दे रहा है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। तो ऐसे आइसोमर क्या, कौन से आइसोमर कहलाए जाएंगे बेटा जी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। फील कर पाए या नहीं कर पाए? दो कॉम्प्लेक्स ऊपर, दो कॉम्प्लेक्स नीचे, इनको क्या नाम दे देंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन। नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये कोबाल्ट है, और देखोगे अमोनिया कितने आ रहे हैं, 4 ये 2 ये 6। तो देखो पहले में 6 ही तो थे। यहाँ देखो ये कितना आ रहा है NO2, और यहाँ कितना आ रहा है बेटा जी, ये कितनी वैल्यू आ रही है, 5 आ रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं यहाँ पे हम लोग गलत कर गए। NO2 ये कि इसको देखकर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर आओ सभी, मुझे डर लगता है वैसे चिपकली से बता रहा हूँ। देखो इधर आ जाओ, एक आइसोमर और है अपने पास जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, थोड़ा अलग अलग से पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, हमारे सेंटर पे एक नया मेहमान आ गया, मतलब है फीस देगा नहीं देखो ज़रा ध्यान से, ये NH3 और ये मेरे पास कौन, वाटर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। सुन लो, काम की बात अभी शुरू होने जा रही है। आपने 4 आइसोमर पढ़े, पहला आयोनाइजेशन, क्लियर है। दूसरा पढ़ा आप लोगों ने हाइड्रेटेड, तीसरा पढ़ा आप लोगों ने लिंकेज, चौथा पढ़ा आपने कोऑर्डिनेशन, जो कि बेसिक थे। अब थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा देते हैं। एक आइसोमर और होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। अब बहुत ध्यान से सुनो भाई, यहाँ जो लिगेंड की पोजीशन है, एक क्रोमियम है तो एक कोबाल्ट है, उन दोनों मेटल्स पर अलग अलग होगी। जैसे मैंने बोला यहाँ कोबाल्ट के पास कितने अमोनिया, 4, यहाँ क्रोमियम के पास कितने अमोनिया, 4 वाटर 4, और यहाँ कोबाल्ट के पास कितने वाटर 4, और यहाँ क्रोमियम के पास कितने अमोनिया 4। तो क्या चीज़ ऑब्जर्व हो रही है सर, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड या ब्रिज लिगेंड बोलते हैं बेटा। ये ब्रेक नहीं होते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो देखो दोनों के अंदर सेम है या नहीं, लेकिन डिफरेंट क्या हो गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ कोबाल्ट पर अमोनिया था, यहाँ कोबाल्ट पर वाटर हो गया। यहाँ क्रोमियम पर वाटर था, यहाँ क्रोमियम पर अमोनिया हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज डिफरेंट ऑन सेंट्रल एटम। पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट। भाई पहले अमोनिया कहाँ था, क्रोमियम पे, मैं समझ रहे हो ना भावनाओं को। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ये न्यू है आप लोगों के लिए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी न्यू है ना। तो इसको बहुत ध्यान से तरीके से आप लोग सॉल्व करें, तो बहुत जल्दी से इसको कवर करें। चले भाई नेक्स्ट, इधर आइए। तो नेक्स्ट जो आइसोमर है उसको सीखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक आइसोमर जिसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमर। सर ये लिगेंड आइसोमर का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान से सुने। लिगेंड आइसोमर का मतलब होता है कि जैसे सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के राउंड लिगेंड लगे हुए हैं। अब लिगेंड के अंदर ही आइसोमेरिज्म आ जाए, जैसे एक अल्कोहल दूसरा ईथर, ये दोनों आपस में क्या थे, आइसोमर थे या नहीं थे? याद करो, मैंने आपको बोला था, CH3CH2OH और CH3OCH3, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर थे या नहीं थे ना? अब जरा फील करो, मैंने इस कोबाल्ट को सेंट्रल एटम लिया है, ये लिगेंड 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 है, और यहाँ देख मैंने क्या लगाया हुआ है। और ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा देते हैं, प्लस। सर हमें तो ये आता ही नहीं है। सुनो भाई, ऑक्सीजन 16वां ग्रुप का होने की वजह से 2 बॉन्ड बना पाता है, लेकिन अपनी औकात से ज़्यादा बनाएगा तो कौन सा चार्ज, प्लस। औकात से कम बनाएगा तो यही रीज़न है कि जब O3 का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो यहाँ पर 0 चार्ज, यहाँ पर +1 चार्ज, यहाँ पर -1 चार्ज बनाया जाता है। नीट के अंदर का डायरेक्ट सवाल था ये, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पूछा हुआ है कि सेंट्रल ऑक्सीजन के अंदर O3 में क्या फॉर्मल चार्ज होगा, +1। और अगर मैं डेटिव वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो -1, और इस वाले की बात करूं तो 0। कुल मिला के बातें भावनाएं समझ में आई तुम्हें? और यहाँ देखना, यहाँ ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ ही है, लेकिन ये क्या लगाया हुआ है, C2H5H। आप क्या फील कर पा रहे हो, 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। नहीं फील कर पाए? ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमर बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस। सर कोऑर्डिनेशन का सवाल ना एडवांस में बड़ी दिक्कत करता है सर, यही लॉजिक है कि बेसिक को भूल रहे हैं भाई। ये पढ़ाया नहीं है क्या, बता। हर टीचर का पहला एग्जाम्पल है JEE ने उठा के घुमा के दे दिया, लटके रहो। नहीं है बात समझ में? और जब कॉम्प्लेक्स लगा देता हूँ तो प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसको लगा दें, बाहर फिर से Cl3 लिख दूंगा, ये काउंटर आयन है, इसका कोई मतलब महत्व नहीं। महत्व किसका है, महत्व है जो अंदर लिखा हुआ है।
पिक्चर समझ में आई? कुछ तो आई। चलो अंतिम एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ये ना हमने ना कहीं किताबों में देखा नहीं है। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देखने वाली नज़र नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य होता है एनसीईआरटी को बगल में रखेंगे, एक मॉड्यूल को इधर रखेंगे, सर के नोट्स रखेंगे और बस 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 खींचते चले जाएंगे। लेकिन जब एक बार टॉपिक को आप ठीक से पढ़ लो, उसके बाद सेकंड लेयर में कोशिश करा करो कि फलानी बुक में और कुछ चीज़ें लिख रखी हैं तो उसी अपने नोट्स में ऐड कर लें। एक अच्छा टीचर कौन है? जो 25 जगहों की बातों को एक जगह इकट्ठा कर दे। एक अच्छा बच्चा कौन है? किताबों को फैलाकर पढ़ने वाला नहीं। वो वन टाइम तो किताब को फैलाएगा। 10 किताबों में से एक टॉपिक को पढ़ रहा है। अब जैसे मान लो एक किताब में 70% लिखा हुआ है, 30% नहीं है, तो उसको 30% जो बाहर आहद इधर उधर है उसके कंटेंट को उसी में छाप लेगा। और कुछ मतलब माफ़ करें, लेकिन कुछ लड़कियों की ऐसी आदत होती है, किताब ना बिगड़ जाए चाहे कुछ बिगड़ जाए, पेन ले लो काला और लगाओ उस पर जितने लगा पाओ। और तुम सोचो कि नहीं साफ सुंदर होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कोरे कागज़ का भी क्या करोगे जो किसी महत्व ना हो जिसका। आपको 10 किताब को उठाकर एक किताब बनानी ही होगी। और फिर देखिए क्या रिजल्ट बूम होता है। नीट वाले बच्चे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लिख भी लेते हैं। ये जो जेई का कीड़ा है ना, ये नहीं लिखने देता। और बेकार में डायलॉग बाजी, बेकार के मोटिवेशन, ये सारा याद करने की कोशिश करो। भैया मशीन नहीं है हम लोग। अगर मैं आज क्लास में ये चीज़ें लेके आया हूँ तो मुझे इसका मतलब ये नहीं कि 100% सारे कॉम्प्लेक्स यूँ ही बिना देखे लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप लोगों की भी मेमोरी इतनी ही है। आप कोशिश करें बार बार लिखने की, उसी से सिलेक्शन की ओर जाओगे। इधर आ जाइए अब सभी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से सुनो। सवाल है पॉलीमराइजेशन आइसोमर। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉलीमराइजेशन आइसोमर? यार पॉली का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है, पॉली का मतलब अनेक होता है, हाँ या ना? नहीं यही बात समझ में। अरे कुछ तो बोलो। मोनो का मतलब एक, जैसे मोनोमर, पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन। तो बस आप लोगों को इसके लिए सर की एक छोटी सी बात सुननी है। सुनो सुनो, तुमने एक टर्म सुनी है पॉलीईथीन, जिसको भारत सरकार ने कुछ दिन पहले बैन कर दिया है कमर्शलाइज यूज के लिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका पूरा नाम फ्लो में बोलते हैं पॉलीथीन, बट इसका नाम क्या? पॉलीईथीन। इट मीन्स ईथीन के जो मॉलिक्यूल हैं ईथीन के, वो मल्टीपल हैं, तो बोला गया पॉलीईथीन। भाई एक ईथीन का मॉलिक्यूल दूसरा ईथीन का, ऐसे एन टाइम मिलते चले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? उनमें एक चीज कॉमन होती है, क्या? ईथीन। सब में एक चीज कॉमन है, क्या? ईथीन, जिसका नाम होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। भाई बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कक्षा 11th मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक नंबर लास्ट, सब लास्ट में चले जाते हैं। एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला सीखा है तुमने इडोमेट्री से पहले, और वहां पर ये बात मैंने सिखाई थी, एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं एम्पेरिकल फॉर्मूला से तब मॉलिकुलर फॉर्मूला आता था। या मैं ये कहूं बेंजीन को C6H6 कहते हो, तो जो बड़ा नंबर है 6 उससे डिवाइड करो तो कार्बन एक हाइड्रोजन एक। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर हम नहीं सीख पा रहे, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, बड़ा ही सिंपल है, जीवन में देखना। सिंपलेस्ट रेशो को ही एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। मैंने तुमसे बोला कि इस कंपाउंड के अंदर कितने प्लेटिनम है, आपने बोला सर एक है। मैंने बोला कितने अमोनिया है, तुमने बोला 2। मैंने बोला कितने क्लोरीन है, तुमने बोला 2। बहुत बढ़िया। अब जरा नीचे वाले कंपाउंड को देख लो, बेटा कितने प्लेटिनम है, आपने बोला 2। कितने अमोनिया है, आपने बोला 4। कितने क्लोरीन है, आपने बोला 4। जरा निकाल कर देखो तो सही, क्या इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है? और अगर इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, देन दे आर कंसिडर एज ए पॉलीमराइजेशन आइसोमर। वो दिन दूर नहीं है जब जेई डायरेक्ट ऐसे टाइप के सवालों को पूछने लगेगा। हर पेपर अपना लेवल बढ़ा रहा है, हर पेपर, और उसका एक ही रीजन है भैया, अब क्वालिटी की जरूरत है भारत को, ठीक है ना? क्वांटिटी में हम बहुत ज्यादा हो गए, अब केवल और केवल किसकी जरूरत है? क्वालिटी की। अब सीधी सीधी सी बात है कि जो बच्चा अच्छा कंटेंट पढ़ेगा वही सिलेक्शन की ओर जाना है। तो क्या ये डेटा समझ में आ गया पक्का? कि सर एम्पेरिकल फॉर्म, सर अभी भी समझा दो। सर बेटा जी इसको ना, इसको किससे डिवाइड कर दे? 2 से। 2 से करेगा तो कितना आ जाएगा, बता जरा, कुछ तो बोलो। 1। इसको 2 से करेगा तो 2, इसको 2 से करेगा तो 2। क्या ये वाली बात और ये वाली बात सेम है? बोलो हाँ या ना? सर ये तो दोनों बातें सेम हैं। अगर ये दोनों बातें सेम है तो अगला देखो भाई, ये नोट कर लिया?
या भी रहता है, नोट करो। इधर आ जाओ। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आज की क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। चलो भाई बताइए मुझे, ये कौन सा आइसोमर होगा? टेल मी। पॉलीमराइजेशन। अरे वाह, बहुत जल्दी, बिल्कुल स्पीड में आंसर बता रहे हो। चलो बताइए कितने कोबाल्ट है पहले में? 1। कितने अमोनिया है? कितने NO2 हैं? 3। नीचे आ जाओ। बताइए कितने कोबाल्ट हैं? कितने अमोनिया हैं? कितने NO2 हैं? कितने कोबाल्ट हैं? देख रहे हो? ये 2 से मल्टीप्लाई कौन करेगा? कितना आएगा? 5। यहाँ कितने अमोनिया है? ये 36। वाह, अरे बेटा जिंदा होते हैं। 21। भगवान। 27। कोई बात नहीं, अब ये मैं बात समझ चुका हूँ। सुनो, अब मैं बच्चों की कमजोरी, उनकी नब्ज को पकड़ चुका हूँ कि एक्चुअली कमी केमिस्ट्री में है ही नहीं, कमी मैथ में है। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे जीवन में? अब ऑनलाइन वाले वो ट्रोल करना शुरू कर देंगे, बच्चों को क्या डिमोटिवेट। भाई मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मजाक के तौर पर ये बातें कह रहा हूँ। मैं अपनी बातों से फिर से रिपीट कर देता हूँ, मजाक के तौर पर कह रहा हूँ लेकिन बात सच है। ठीक है, तुम लोग अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखो। भाई मुझे बताओ कितने अमोनिया यहाँ पर? सुन लो सर, ये मुझे 12 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बताइए जरा कितना अमोनिया दिखाई दे रहा है मुझे? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा ना। यहाँ आ जाओ, कितना NO2 है चेक करके बताओ, सीधा सीधा पता लग रहा है। 5 × 3, 5 + 5 + 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। आप मुझे बताइए क्या क्या इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा? सर 2 से डिवाइड कर दो, 2 3, और ये कितना आ जाएगा बेटा? इसको कर दोगे 5 से डिवाइड तो ये 1, ये 3 और ये। क्या फील कर पा रहे हो कि ये तीनों बातें एक ही हैं? प्यारे बच्चों क्या बातें समझ में आई? अब ध्यान से सुनो भाई सभी। सर आए, क्लास में एंट्री की, सबसे पहले क्या पढ़ाया? आइसोमर। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। 2 पार्ट पढ़ाए, स्ट्रक्चर और दूसरा अनुरोध। दूसरा अनुरोध नहीं, स्टीरियो। ठीक है, दूसरा क्या है? स्टीरियो। अब सुनो, स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 7 आपको बातें बताई और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। और दूसरी तरफ क्या पढ़ाया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। और फिर मैंने आपको बताया कि ये 6 टाइप कैसे देखे जाते हैं। आयोनाइजेशन की ट्रिक समझ में आ गई, काउंटर आयन। हाइड्रेशन की ट्रिक समझ में आ गई, वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज। लिंकेज की ट्रिक समझ में आ गई, एम बाइडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन की ट्रिक समझ में आ गई, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? सेम। फिर उसके बाद पढ़ाया आपको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। उसके अंदर क्या चेक किया था? पोजीशन चेक की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया लिगेंट आइसोमर के। लिगेंट के अंदर ही पोजीशनल जो है, या मैं बोलूँ फंक्शनल वाली चेंज आ जाता है। एक तो बन जाता है OH और एक बन जाता है ईथर वाली फॉर्मेशन अंदर। और लास्ट मैंने पढ़ाया आपको पॉलीमराइजेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में आप लोगों को सिखा दी है। बाकी अभी आपको एक वो दे रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, या मैं बोलूँ एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। उसको ठीक से कवर करोगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत जल्दी से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।